दुनिया के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा। 5 जुलाई की रात ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट। आधी धरती पर रेडिएशन बवंडर का खतरा है। इसकी वजह से कुछ घंटे बाद ZNPP में विस्फोट की आशंका जाहिर की जा रही है। दुनिया की 4 महाशक्तियों से विश्व विनाश के संकेत मिल रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की बड़ी वजह है। विश्व विनाश के संकेत 5 देशों ने दिए हैं। रूस ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आज रात डर्टी बॉम्ब अटैक करने वाला है। यूक्रेन ने क्या दावा किया है वो भी सुनिए। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोटक लगा चुका है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर हमले की आशंका से भरा संदेश जारी किया है। अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल हाई अलर्ट पर रखा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुतिन से बात करके न्यूक्लियर हमले पर चेतावनी जारी कर दी है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 5 देशों ने विश्व विनाश की चेतावनी जारी की हो। बीते एक हफ्ते से रूस और यूक्रेन के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग जारी है, लेकिन अब पहली बार ये आशंका मॉस्को, बीजिंग, पेरिस और वॉशिंगटन से एक साथ जारी हुई है। कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर हमले का एपिसेंटर बनने वाला है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट की आशंका वाली चिंगारी 4 जुलाई की रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से शुरू हुई। जुलाई की रात टेलीग्राम पर रूस के एक चैनल ने दावा किया कि 5 जुलाई की रात को यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर डर्टी बॉम्ब से हमला करने वाला है। रूसी टेलीग्राम चैनल पर जो पोस्ट शेयर की गई है उसमें कहा गया है कि अमेरिका के जासूसी विभाग के अधिकारी ने यह दावा किया है। अमेरिका के पूर्व मरीन कोर कमांडो और वर्तमान में जासूसी विभाग के अधिकारी की पोस्ट का यह स्क्रीनशॉट है। इस पोस्ट में सबसे अहम बिंदु क्या है वो आपको बताते हैं। इसकी तीसरी लाइन में लिखा है कि 4 या 5 जुलाई की रात अमेरिका ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बम गिराएगा। यूक्रेन और अमेरिकी सरकार ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला करने की साझा योजना बना चुकी है। इसके बाद नोवोसिबिर्स्क या काजान पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला होगा। इसका जवाब रूस भी न्यूक्लियर वॉरहेड से देगा। 72 घंटे के भीतर न्यूक्लियर युद्ध के लिए दुनिया तैयार रहे। चार जुलाई की रात को जब यह खबर आई तब भारत में 9:30 बजे थे और यूक्रेन में शाम के 6। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई और इसके बाद यूक्रेन सरकार भी एक्शन मोड में आ गई। दोनों देश इंटेलिजेंस के आधार पर अपने अपने दावे करने लगे। रूस ने दावा किया है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर आतंकी हमला होगा। तो रूस का यह दावा है कि ZNPP पर आतंकी हमला होगा। वहीं यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया गया कि ज़ैपोरिज़िया में रूस की संदिग्ध गतिविधि देखने को मिली है। यानी दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन का यह कहना है कि संदिग्ध गतिविधि रूस की तरफ से देखने को मिली है। 5 जुलाई की रात यूक्रेन मिसाइल और ड्रोन से पावर प्लांट को टारगेट बनाएगा। तोचका मिसाइल से रेडियो एक्टिव वॉरहेड फायर किया जाएगा और यूक्रेन ने एयरक्राफ्ट से डर्टी बॉम्ब भी गिराने का प्लान बना लिया है।
उधर यूक्रेन ने दावा किया है कि ज़ैपोरिज्जिया में रूस की सबसे खतरनाक गतिविधि जारी है। देखिए किस तरह से रूस का यह भी दावा है कि 5 जुलाई की रात मिसाइल और ड्रोन से हमला होगा। यूक्रेन का दावा है कि प्लांट की छत पर रूस ने विस्फोटक लगा दिए हैं। इसके बाद रूस का यह बड़ा दावा है कि तोचका मिसाइल से रेडियो एक्टिव हमला किया जाएगा और यूक्रेन का दावा यह है कि प्लांट की छत पर रूस ने विस्फोटक लगा दिए हैं। यानी दोनों तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। रूस का दावा यह कि एयरक्राफ्ट से डर्टी बॉम्ब भी गिराएगा यूक्रेन, और यूक्रेन का कहना यह कि प्लांट की छत पर रूस ने विस्फोटक लगाए हैं। दरअसल रूस कुछ बड़ा करने वाला है ज़ैपोरिज्जिया में। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को डर्टी बम की तरह इस्तेमाल करने की आशंका पहले भी जताई गई थी। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने 30 जून को रिपोर्ट जारी की थी कि रूसी सेना को ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट करने के आखिरी आदेश दिए जा चुके हैं। 30 जून को तस्वीरें आई थी कि रूसी सेना का काफिला न्यूक्लियर पावर प्लांट से लौटने लगा है। लेकिन 4 जुलाई की रात खबर जारी होने के बाद रूस परमाणु ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर जनरल ने भी ये चेतावनी जारी कर दी कि यूक्रेन प्लांट पर हमले की साजिश पहले से कर रहा है। परमाणु ऊर्जा विभाग के डायरेक्टर जनरल का बयान जारी होते ही रूस के सरकारी मीडिया ने भी ज़ैपोरिज्जिया पावर प्लांट पर यूक्रेन और अमेरिकी हमले की प्लान की खबर चलानी शुरू कर दी। इसके बाद मॉस्को, बीजिंग, वॉशिंगटन, पेरिस से लेकर कीव तक फोन की घंटियां बजने लगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस को हमले की आशंका के बारे में जानकारी दी। 4 जुलाई की रात को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बात हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक जिनपिंग ने पुतिन को न्यूक्लियर हमले के बारे में चेतावनी दी। इसके बाद 4 जुलाई की रात को ही यूक्रेन ने ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट की मेन बिजली सप्लाई लाइन काट दी। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलाबारी तो कई बार हुई है, लेकिन 4 जुलाई की रात से 5 जुलाई की सुबह तक यूक्रेन में हुए कई घटनाक्रम परमाणु विस्फोट की आशंका बढ़ाने वाले हैं। यूक्रेन में ज़ैपोरिज्जिया सहित कई शहरों में सार्वजनिक तौर पर अलार्म बजाकर घोषणा की जा रही है। जनता को बताया जा रहा है कि परमाणु हमला हुआ तो उस वक्त ये अलार्म बजाए जाएंगे। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर विस्फोट से रेडिएशन लीक होता है तो क्या करना है। यूक्रेन सरकार ने कई शहरों में बैनर, पोस्टर और गाइड बुक जारी की हैं। जनता को बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर हमले के वक्त बचाव के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि ज़ैपोरिज्जिया में विस्फोट हुआ तो रेडिएशन बहुत बड़े क्षेत्र में फैलेगा। रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है। अगर हवा की दिशा पश्चिम की ओर हुई तो इससे रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क और यूके से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में होंगे। लेकिन अगर हवा की दिशा पूर्व की ओर हुई तो यूक्रेन के साथ साथ रूस के बड़े हिस्से सहित उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। लेकिन ज़ैपोरिज्जिया विस्फोट से उपजे रेडिएशन से विनाश का अंत नहीं होगा। इसके बाद सुपर पावर्स का सीधा टकराव शुरू हो जाएगा। ये साफ है कि अगर ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो रूस भी एटमी पलटवार करेगा।
इसके बाद अमेरिकी खेमे के परमाणु शक्ति संपन्न देश भी हमला करेंगे और दोनों तरफ से मिसाइल हमले शुरू हो जाएंगे। रूस की मिसाइल फायर होते ही नेटो के कई देशों से मिसाइलें चलने लगेंगी और देखते ही देखते धरती धमाकों से दहल जाएगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बीते एक साल से इसीलिए कह रही है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट दुनिया के विनाश का एटॉमिक ट्रिगर बन सकता है। पांच जुलाई की रात के बारे में 5 देशों ने जो आशंका जताई है, अगर वो सच हुई तो धरती के बहुत बड़े हिस्से की तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और करीब 150 घंटे के बाद लिथुआनिया की राजधानी विनियस में नेटो की बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही पुतिन के प्रलय विमानों ने अपनी दस्तक से सनसनी मचा दी है। यूरोप से अमेरिका तक टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि बाल्टिक सी से लेकर अलास्का तक रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर और डूम्सडे विमान ने उड़ान भरी, वो भी लड़ाकू विमानों के साथ, बम गोला मिसाइलों से लैस होकर। तो क्या रूस यूक्रेन जंग का एक्सटेंशन शुरू हो चुका है? क्या इस बार 2 महाशक्तियों में युद्ध तय है? देखिए इस रिपोर्ट में। $497 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग का एक्सटेंशन शुरू हो चुका है। दो मुल्कों के बीच भीषण युद्ध की आंच अब यूरोप से अमेरिका तक जा पहुंची है, जिसके चलते महायुद्ध का अलार्म बजने लगा है। थर्ड वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन ऑन हो गया है। सुपर पावर्स के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई है और जानते हैं वो 2 ताकतवर मुल्क कौन है। पहला महाशक्ति अमेरिका और दूसरा महाबली रूस। दरअसल बीते 24 घंटों में 2 बड़े घटनाक्रम हुए, जो इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि अगर दुनिया के 2 सुपर पावर्स भिड़े तो जंग बम गोला बारूद से नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों से होगी। बेहिसाब तबाही मचाने वाले विनाशकों से होगी। आखिर क्यों, ये आपको बताते हैं। बाल्टिक सी में पुतिन के डूम्सडे विमान ने उड़ान भरी। 2 Su-27 फाइटर जेट के साथ समंदर की निगरानी की। ब्रिटिश फाइटर जेट ने रूस की मूवमेंट को इंटरसेप्ट किया। अलास्का के एयर स्पेस में रशियन बॉम्बर ने उड़ान भरी। रूस के 2 Tu-95 MS अलास्का में निगरानी करते दिखे। रशियन बॉम्बर अलास्का में 13 घंटे तक दिखाई दिए। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के डूम्सडे विमान, फाइटर जेट्स और परमाणु बम वर्षक एक्शन में क्यों आए? क्यों बाल्टिक सी से अलास्का तक के एयर जोन में रूस के आसमानी जंगबाजों की दस्तक देखी गई? क्या पुतिन जल्द ही यूरोप और अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या जल्द ही पुतिन अपने 2 कट्टर प्रतिद्वंदियों के खिलाफ न्यूक्लियर विनाशकों का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो आपको बता दें कि पुतिन यूं ही आक्रामक नहीं हुए हैं। यूं ही पुतिन के बॉम्बर डूम्सडे विमान परवाज नहीं भर रहे हैं। इसके पीछे की वजह है 11 जुलाई की तारीख। दरअसल 11 जुलाई को नेटो की महासमिट है, वो भी बाल्टिक देश लिथुआनिया में। और जानते हैं, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप दौरे पर आने वाले हैं, वो भी साल 2023 में दूसरी बार। जी हां, व्हाइट हाउस ने प्रेसिडेंट बाइडेन का जो शेड्यूल जारी किया है, उसके मुताबिक 9 से 13 जुलाई तक प्रेसिडेंट बाइडेन यूरोप के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बाइडेन ब्रिटेन, लिथुआनिया और फिनलैंड जाएंगे। 9 जुलाई को प्रेसिडेंट जो बाइडेन सबसे पहले लंदन पहुंचेंगे। 11-12 जुलाई को नेटो समिट के लिए लिथुआनिया जाएंगे।
13 जुलाई को बाइडेन फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी पहुंचेंगे। 11 जुलाई को लिथुआनिया में होने वाली नेटो की समिट बेहद अहम है, क्योंकि इस समिट के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि महाशक्ति अमेरिका और नेटो के देश खुलकर पुतिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। अलग अलग वॉर फ्रंट से रूस की घेराबंदी का ऑर्डर भी इस समिट के बाद जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि इस समिट में शीत युद्ध के बाद पहली बार नेटो डिफेंस प्लान बनाएगा। करीब 40,000 पन्नों की सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिपोर्ट भी तैयार है। इस समिट में रूस और चीन के खिलाफ एक्शन प्लान भी बनेगा। खासतौर पर रूस की चौतरफा घेराबंदी की प्लानिंग की जाएगी। बस इसी वजह के चलते पुतिन भड़के हुए हैं, क्योंकि नेटो की समिट से पहले ब्रिटिश संसद में भी रूस के खिलाफ जंग का प्रस्ताव लाया गया है। यानी अब ब्रिटेन भी पुतिन ब्रिगेड पर हमले की तैयारी कर रहा है, अपनी सेना और हथियारों को धार दे रहा है। हालांकि ब्रिटेन भले ही रूस के खिलाफ जंग लड़ने का दम दिखा रहा हो, मगर एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस से सीधी जंग लड़ने की कुव्वत फिलहाल तो ब्रिटेन में नहीं है। ऐसे में मुमकिन है कि नेटो के सभी देश एक साथ मिलकर रूस पर धावा बोल सकते हैं। लेकिन नेटो की समिट हो, बाइडेन यूरोप पहुंचे, उससे पहले ही पुतिन ने अपने परमाणु बम वर्षकों और डूम्सडे विमान को मिशन पर लगा दिया। बाल्टिक सी से अलास्का तक के एयर स्पेस में एंट्री करवा दी और ये जता दिया कि अगर रूस के खिलाफ कोई भी हिमाकत हुई, अगर रूस को खतरा हुआ, तो फिर दुनिया में न्यूक्लियर विनाश होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से सीधी आ रही है, कैस्पियन सी से यूक्रेन पर बड़ा अटैक हुआ है। कैस्पियन सी से लॉन्च हुई है रूसी मिसाइलें। कैस्पियन सी से Tu-160 बॉम्बर का अटैक देखने को मिला है। रूसी बॉम्बर्स ने शुरू किया मिसाइल अटैक। दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट सुनाई दे रहे हैं। वैगनर की बगावत का राज आखिर खुल गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कीव पर कब्जा करने के लिए पुतिन ने वैगनर के बहाने ज़ेलेंस्की को बड़ा झांसा दिया है। कीव पर कब्जे का पूरा प्लान पुतिन के दिमाग में फिक्स हो चुका है। पुतिन का यह दाव अगर कामयाब रहा तो रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत जल्द कब्जा कर लेगा। आखिर कीव पर कब्जा करने में पुतिन को क्यों अब तक दिक्कत आ रही है और पुतिन ने कैसे वैगनर ग्रुप का इस्तेमाल करके इस मुश्किल को कुचल देने का रास्ता निकाल लिया है, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। पुतिन का ऑपरेशन कीव स्टार्ट, वैगनर की बगावत का खुला राज। क्या वैगनर की बगावत के पीछे है कीव पर कब्जे का प्लान? क्या 11 जुलाई से पहले हो जाएगा कीव पर कब्जा? पुतिन ने कीव पर कब्जे की पूरी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन युद्ध को हर हाल में अंतिम दौर में ले जाने की प्लानिंग कर चुके हैं। सूत्रों की माने तो पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए बहुत खतरनाक प्लान बनाया है। आखिर क्या है पुतिन का कीव पर कब्जे का प्लान? जिस वैगनर ग्रुप की बगावत को देखकर पश्चिमी दुनिया ने यह मान लिया था कि पुतिन अपने घर में ही प्रिगोजिन जैसे बागी कमांडरों से घिर गए हैं, वही वैगनर सेना बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। दूसरी ओर रूसी सेना भी कीव की घेराबंदी कर रही है।
इशारे आखिर पुतिन कैसा जाल बुन रहे हैं? क्या इस वक्त लिथुआनिया में नेटो की बैठक से पहले ही कीव को कंट्रोल करने का पुतिन ने टारगेट सेट कर लिया है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की प्लानिंग बहुत साफ है। पहला, कीव के खिलाफ वैगनर का इस्तेमाल। दूसरा, वैगनर की मदद से कीव के डिफेंस सिस्टम को भेदना। और तीसरा, कीव का डिफेंस सिस्टम भेद कर आसमान से बमबारी। दरअसल कीव इस वक्त दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इस वक्त कीव की सुरक्षा व्यवस्था व्हाइट हाउस और पेंटागन से भी ज्यादा बताई जा रही है। कीव की सुरक्षा के लिए तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। अमेरिकी पैट्रियट, IRIS-T, MIM-23 हॉक जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा M142 हाइमार्स जैसे रॉकेट लॉन्चर, गन ट्रक्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी कीव मजबूती के साथ हिफाजत कर रहे हैं। इनकी वजह से कीव पर पुतिन के एयर अटैक कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। रूस हर हाल में कीव में तैनात अमेरिकी पैट्रियट को नष्ट करने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए रूसी सेना ने कीव पर हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से हमला भी किया था, लेकिन कीव के एयर डिफेंस सिस्टम ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया था। बड़ी बात यह थी कि यूक्रेन ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम का ही इस्तेमाल किया था। पैट्रियट अमेरिका का अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे कुछ दिन पहले ही कीव की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैनात किया गया था। कीव में रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल के नाकाम होने के बाद पुतिन ने इस बात को समझ लिया था कि यूक्रेनी सेना एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल सफलतापूर्वक कर रही है। पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम और अत्याधुनिक हथियारों की मदद से यूक्रेन पिछले करीब 1.5 साल से कीव पर रूस के हवाई हमलों को बहुत सफलतापूर्वक बेअसर कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि अब पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए नई रणनीति बनाई है। तो क्या पुतिन ने बगावत की आड़ में वैगनर ग्रुप को कीव पर कब्जे के लिए ही भेजा है? क्या पुतिन ने नए प्लान में वैगनर को कीव की तरफ भेजकर उसके डिफेंस सिस्टम को तबाह करवाना ही उसका असली मकसद है, ताकि जब कीव के एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाए तो उसके बाद रूस कीव पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दे सके? नेटो को भी पुतिन के इस खतरनाक प्लान की भनक है। हाल ही में नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि जब नेटो सदस्य देशों के लीडर 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया में एक साथ बैठेंगे तो नेटो रूस और उसके सहयोगी बेलारूस का सामना करने के लिए अपनी ताकत और तैयारी को और बढ़ाने का फैसला करेगा। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को बेलारूस भेजे जाने के अलावा रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा भी बेलारूस में पहले ही पहुंच गया है। बहुत दिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर नेटो की तरफ से रूस को किसी तरह का खतरा महसूस हुआ तो वो कीव पर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे। ऐसे में वैगनर की बगावत के पीछे पुतिन के माइंड गेम को नेटो भी समझ चुका है और रूस के खिलाफ फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर युद्ध के मैदान से ये कि 24 घंटे में रूस ने 465 गोले दागे हैं। 24 घंटे में रूस का यूक्रेन पर 83 बार शेलिंग करने का घटनाक्रम सामने आया है। MLRS, ड्रोन, आर्टिलरी और मोर्टार से फायरिंग की गई है। सिर्फ खेरसोन में रूस ने दागे हैं 27 गोले। रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके भी हैं। नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से टकरा रहे हैं, लेकिन अब नेटो की वजह से यूक्रेन जंग हार सकता है। नेटो ने जिन बेहतरीन टैंक्स को यूक्रेन को दिया था, उनमें से आधे से ज्यादा टैंक बेकार हो चुके हैं। टैंकों को ठीक करने के लिए कोई रिपेयर सेंटर भी नहीं बना है, जिसे लेकर नेटो देशों में अब टकराव हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर रूस टैंकों को तबाह कर रहा है, जिससे यूक्रेन की हार की संभावना बढ़ती जा रही है। नेटो के बुरे दिन शुरू। जर्मनी पोलैंड आपस में भिड़े। टैंक पर जबरदस्त टकराव, नेटो में भारी तनाव।
जिन टैंकों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस को हराने का ख्वाब देख रहे थे, वही टैंक अब यूक्रेन के लिए मुसीबत बन चुके हैं। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन के पास टैंक की खेप तो है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। एक तरफ टैंक के लिए गोला बारूद खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ जो टैंक खराब हो गए हैं उनकी रिपेयर भी नहीं हो पा रही है। ऐसे में मौका पाकर रूस ने यूक्रेन के टैंकों को टारगेट करके तबाह कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को नेटो देशों से मिले 50% टैंक पूरी तरह तहस नहस हो चुके हैं और जो बचे हैं वो अगर एक बार भी खराब हो गए तो ठीक नहीं हो पाएंगे। फिर रूस उन्हें ड्रोन से उड़ा देगा। और इसके पीछे वजह है रिपेयर सेंटर का नहीं बन पाना, जबकि यह तय हुआ था कि खराब हुए टैंकों के लिए पोलैंड और जर्मनी में रिपेयर सेंटर बनाया जाएगा। पोलैंड में रिपेयर सेंटर तो है, लेकिन मरम्मत का काम काफी सुस्त है, जबकि जर्मनी में तो रिपेयर सेंटर बना ही नहीं। अब इसको लेकर दोनों देश आपस में भिड़ गए हैं। एक दूसरे पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। दोनों देशों के टकराव में यूक्रेन जंग में पिछड़ता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन को मिले बेहतरीन टैंक बेकार होते जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। लेपर्ड टैंक खाक, चैलेंजर टैंक स्वाहा, M1 अब्राम टैंक बर्बाद। इसके अलावा दूसरे कई टैंक भी जंग के मैदान में खराब होकर जंग खा रहे हैं। एक बार टैंक खराब हो जाते हैं तो यूक्रेनी सैनिक उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। बाद में जिन पर रूसी सैनिक कब्जा कर लेते हैं या फिर उसे तबाह कर देते हैं। दरअसल अप्रैल में नेटो की मीटिंग में टैंकों के रिपेयर के लिए पोलैंड और जर्मनी को ज्वाइंट मिशन पर लगाया गया था, लेकिन जर्मनी और पोलैंड के बीच विवाद की वजह से ड्राफ्ट पर साइन ही नहीं हो पाए हैं। जर्मनी का कहना है कि पोलैंड की वजह से प्रोजेक्ट लटका। पोलैंड का कहना है जर्मनी ने प्रोजेक्ट को गंभीरता से नहीं लिया। जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है पोलैंड ने मदद नहीं की। इस पर पोलैंड का कहना है जर्मनी ने जानबूझकर प्रोजेक्ट लटकाया। दरअसल जर्मनी का यह भी कहना है कि जिस टैंक की रिपेयर पोलैंड में 1 लाख यूरो में की जा रही है, वही जर्मनी में 12,000 यूरो में की जा सकती है। जबकि पोलैंड हर तरह के टैंक की मरम्मत भी नहीं कर सकता, वही जर्मनी चाहता है कि वो सिर्फ अपने बनाए हुए लेपर्ड टैंक की ही मरम्मत करे। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन का हो रहा है। टैंक खराब होने की वजह से यूक्रेन को अब दोबारा टैंक मिलने में मुश्किल होगी। इस बीच रूस T-72 और T-14 टैंक की खेप तेजी से बना रहा है, जिससे जंग के मैदान में यूक्रेन को पीछे ढकेल सके। जिस वक्त जंग शुरू हुई थी, रूस के पास 3,330 टैंक थे, जो एक महीने पहले तक करीब 1,500 बचे हैं। इसी तरह यूक्रेन के पास खुद के और नेटो देशों से भेजे करीब 2,087 टैंक थे, जिनमें से करीब 1,400 टैंक ही बचे हैं। यानी रूस और यूक्रेन के पास करीब करीब बराबर टैंक हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि उसके खराब टैंकों की मरम्मत नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ रूस खराब टैंकों की मरम्मत भी कर रहा है और नई खेप भी तैयार कर रहा है। यानी जंग के मैदान में टैंक पावर में रूस का भारी पड़ना यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। कहते हैं कि योजनाएं बहुत खामोशी से बनाई जाती हैं, इसका कोई ऐलान नहीं किया जाता। यूक्रेन और रूस की जंग में भी ऐसा ही हो रहा है। जंग के बीच चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक दोनों देश जंग जीतने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्या है डबल गेम सोल्जर प्लान और क्या ज़ेलेंस्की के मुखबिर बनेंगे वर्ल्ड वॉर के ट्रिगर? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। क्या वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबने वाला है? क्या गुप्तचर सेना बनेगी महायुद्ध की वजह?
क्या डबल गेम सोल्जर करेंगे जंग में बड़ा उलटफेर? इन सारे सवालों की बुनियाद हैं ये तस्वीरें। इन तस्वीरों ने जंग के बीच खलबली मचा दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये तस्वीर ही विश्व युद्ध का ट्रिगर है। जंग के बीच जो तस्वीर सामने आई है उसके आधार पर दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर फिर हमले की तैयारी में है। रूस ने दावा किया है कि मंगलवार को मॉस्को पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले कराए थे। रूस के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को पर कम से कम 5 ड्रोन हमले किए थे, जिसे रूस ने मार गिराया या उन्हें जाम कर दिया। रूसी दावों के मुताबिक कुछ दिनों पहले क्रेमलिन और कर्च ब्रिज पर हमला भी यूक्रेन ने कराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के अंदर हमले कराने के लिए यूक्रेन ने बहुत शातिर प्लान बनाया है। इसके अनुसार वो अपने सैनिकों और सैन्य अधिकारियों की गुप्तचर सेना को रूसी खेमे में दाखिल करा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया है कि रूसी सेना में भेदिए बनकर घुसपैठ कर चुके इन्हीं सैनिकों के जरिए रूस के अंदर सभी हमले कराए गए। दूसरी तरफ यह भी दावा किया गया कि रूस ने भी अपने गुप्तचर सैनिकों को यूक्रेन की सेना में दाखिल करवा रखा है। मतलब रूस और यूक्रेन दोनों ने अपने अपने सैनिकों को एक दूसरे की सेना में दाखिल करा दिया है। इस गुप्तचर सेना के जरिए जंग जीतने की दोनों देश कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही स्पाई वॉर से ये आशंकाएं भी मजबूत हो गई हैं कि जंग कभी भी नया रुख ले सकती है। जिस तस्वीर का जिक्र हमने ऊपर किया, उसके आधार पर यह भी दावे किए गए कि यूक्रेन ने रूस के अंदर टारगेट करने के लिए बखूबी प्लान बनाया। तस्वीर में मिसाइल लॉन्चर के किनारे पर निशानों से पता चलता है कि किन चीजों को नष्ट किया गया। तस्वीर में 13 मई की तारीख के लिखे हुए 3 रूसी हेलीकॉप्टर और 2 रूसी लड़ाकू विमानों को साफ देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर, एक Su-34 फुल बैक स्ट्राइक फाइटर और एक Su-35 फ्लैंकर रूस के ब्रियांस्क प्रांत के अंदर नष्ट हो गए थे। हालांकि सच में इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है कि यूक्रेनी सेना क्या वाकई में रूसी सेना के हेलीकॉप्टर्स और विमानों को नष्ट करने में शामिल थी या नहीं। हालांकि इस तरह के कई दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं कि जेलेंस्की की सेना पुतिन फोर्स को अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए रूसी सेना में घुसपैठ करने में कामयाब रही है। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि यूक्रेन पर रूसी हमलों का असर कम करने के लिए रूस की सीमा के अंदर ही यूक्रेन बारूदी खेल खेल रहा है। इसे भी यूक्रेन के काउंटर अटैक का हिस्सा बताया जा रहा है, जो बेहद ही जोखिम वाला खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कितना अग्रेसिव है, ये किसी से छिपा नहीं है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अपने एटमी प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रहा है। परमाणु संपन्न देश बनने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा है। मगर इसी बीच ईरान ने एक हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्र को तैयार करने का दावा भी कर दिया है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि ईरानी नौसेना ने अपने डिस्ट्रॉयर को घातक हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया है। आखिर क्यों किया है ये, आप भी देखिए। ईरान का समुद्री लड़ाका एक ऐसे ब्रह्मास्त्र से लैस हो चुका है जिसके एक प्रहार से जंगी बेड़े तबाह हो जाएंगे। समंदर वाले एयरजोन में उड़ने वाले लड़ाकू विमान जलकर राख हो जाएंगे। और तो और समंदर के भीतर साइलेंट अटैक करने वाली सबमरीन भी किलर मिसाइल के अटैक से थर्रा जाएगी। आपको बता दें कि ईरानी डिफेंस ने साल 2023 में अपनी सेना को ताकतवर बनाने और पहले से ज्यादा घातक हथियार मुहैया कराने के लिए एक विस्फोटक मास्टर प्लान तैयार किया था, जिसका मकसद था ईरान के बारूदी जखीरे को किलर मिसाइलों से लैस करना। लंबी दूरी और तेज रफ्तार वाली मिसाइलों को तैयार करना। और इस कड़ी में ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल को दमा-1-2 डिस्ट्रॉयर से लैस किया है। और ये दावा खुद ईरान के नेवी कमांडर ने किया है।